इशू प्राइस थी 487 रुपये, 487 रुपये, और लिस्टिंग हुई कल 495 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई, और उसके बाद ये स्टॉक मजबूती के साथ लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ भी दिखा। फिलहाल इशू प्राइस से थोड़ा सा ऊपर 500 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5,250 करोड़ के आसपास की इशू साइज़ थी इस कंपनी की, और मार्केट कैप 36,000 करोड़ का, यानी कि काफ़ी बड़ी साइज़ की कंपनी डिलीवरी लिमिटेड। 2011 से कंपनी ने अपने कामकाज की शुरुआत की थी, और क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस, फ्रेट सर्विसेज, सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर के लिहाज से सभी लॉजिस्टिक सर्विसेज देने का काम करती है डिलीवरी। और वित्त वर्ष 2021 के डेटा के लिहाज से देखें तो देश में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कंपनी है, और लगभग 18,000 शहरों तक इनकी पहुंच है, और 11,000 से ज़्यादा नेटवर्क पार्टनर है डिलीवरी के पास। आइए मुलाकात करेंगे हम कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर संदीप बरासिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संदीप बरासिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो बॉन्ड यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं, और लंदन बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी किया है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर बधाई, कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत हो चुकी है, और कल हम आपकी तस्वीरें भी देख रहे थे, पूरी टीम आपकी एकदम ब्लैक टी शर्ट्स, ब्लू जीन्स, वाकई में लगता है कोई नए ज़माने की कंपनी लिस्ट हुई है। शुक्रिया अनिल जी, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई शुरुआत है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हमारा काम तो वैसे का वैसे रोज चलता रहेगा। लेकिन कल जरूर एक मोमेंटस दिन था हमारे कंपनी के लिए, और हमारी पूरी टीम वहाँ पर, सीनियर टीम वहाँ पर मौजूद थी। हमने मिलकर कल बेल रिंग सेरेमनी मनाई थी जी। तो हाँ, स्पेशल दिन था बिल्कुल। अब हम आशा करते हैं कि हम अपना बिजनेस उसी तरह करते रहें जैसे पहले करते थे, और हमारी कहानी मार्केट के सामने टाइम टाइम पर आते रहे। संजय जी, पहले शुरुआत है ना टॉप लाइन से करते हैं, रेवेन्यू आय से करते हैं। अब तक की ग्रोथ बड़ी इंप्रेसिव रही है, और आई एम श्योर कि जितना इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आपके आईपीओ में आया है, स्पेशली जो बड़े इन्वेस्टर्स, क्यूआईबी इन्वेस्टर्स हैं, वो टॉप लाइन देख कर आए। तो एक बार जरा अब ये अंदाजा दें कि अगले 3 साल 5 साल में आपका कंपनी का क्या विजन है, किस तरह की टॉप लाइन आप देख रहे हैं। जो अभी 9 महीने के आंकड़े हमारे पास 4,800 करोड़ के, पिछले साल आपने 3650 करोड़ सेल्स की है, रेवेन्यू की है, कैसे देख रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ होगी वहाँ पर? It's a good question to start with, अनिल जी। मतलब पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली ग्रोथ से चालू करते हैं। लेकिन आगे बोलने के पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा प्रोफोमा रेवेन्यू देखेंगे आप 9 महीने का, तो असल में 5,120 था, क्योंकि स्पॉट ऑन को हमने साल के बीच में खरीदा था, उसको पूरे साल का रेवेन्यू जोड़ना जरूरी है। तो 5,100 थे हम 9 महीने में। तो लगभग आप मैथ कर लीजिए कि एक क्वार्टर और आएगा, 30 तारीख को हमारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो हम करीब करीब वो 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी हो जाएंगे साथ। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है अभी आगे। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो जहां पर भी आप बड़े देश देखेंगे, लॉजिस्टिक्स कंपनियां मल्टी बिलियन डॉलर की साइज पे होती हैं। 25,000 50,000 करोड़ की कंपनियां होती हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, और हमारे देश में एक अपॉर्चुनिटी है कि ऐसी कंपनी को क्रिएट करने का। तो अभी ऑब्वियसली मैं एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन अभी आप जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखते आ रहे हैं, उस इतना ग्रो करने के बाद भी हम बहुत छोटी कंपनी है मार्केट के अपॉर्चुनिटी के सामने। तो अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है इस कंपनी में, और हमारा फोकस रहेगा कि उसी को डिलीवर करना है। कि हम एक 7,000 करोड़ की कंपनी बनाकर खुश नहीं होना चाहते हैं। इंडिया में अपॉर्चुनिटी है एक 25,000 करोड़ की कंपनी बनाना, एक 50,000 करोड़ की कंपनी बनाना, हमें उस तरफ जाना है। सर मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एम्बिशियस आपने टारगेट्स रखे हैं, अप्रिशिएट होना भी चाहिए। आप जैसे अगर यंग टीम है और आपके पास काफ़ी लंबा समय है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 25-50 हज़ार करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी बनाए तब तो मज़ा है। बिल्कुल परफेक्ट है सर। एक ही चीज़ है जो आमतौर पर आजकल नए नए आईपीओ में जो लोगों को समझ में आती है कि मुनाफे में कब आएगी। अब टॉप लाइन से थोड़ा प्रॉफिट की तरफ आते हैं, तो जो जैसा मुझे समझ में आया कि आपने आईपीओ के वक्त भी बताया था कि एडजस्टेड बेसिस पे आप लगभग ऑपरेशनल लेवल पर ब्रेक इवन कर चुके हैं। तो जरा एक बार समझाएं मुझे कि ऑपरेशनल लेवल पर क्या सिचुएशन है, और नेट लेवल पर प्रॉफिट में कब तक कंपनी आ सकती है, इसके बारे में ब्रॉड आइडिया दें। जरूर अनिल जी। जैसे आपने सही कहा, ऑपरेशनल लेवल में 9 महीनों में हम मोर और लेस ब्रेक इवन थे। एडजस्टेड एबिटा में सारे खर्चे आ जाते हैं कंपनी के। उसके नीचे में खाली नॉन कैश एक्सपेंसेस, अनयूजुअल वन टाइम एक्सपेंसेस, और ईसॉप कॉस्ट वगैरह आते हैं। तो एडजस्टेड एबिटा में हम 9 महीने में लगभग ब्रेक इवन थे। और असल में आप देखेंगे
आरएसपी को गौर से देखेंगे तो पहला क्वार्टर पिछले साल का हम असल में -3.7 थे और फिर 9 महीनों में मोरलेस ब्रेक इवन हो गए। उसका मतलब कि जो सेकंड हाफ रहा पिछले साल का, उसमें हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल भी हो चुके थे एडजस्टेड एबिटा के बेसिस पे। अब एडजस्टेड एबिटा और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बीच में जो ब्रिज है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर भी देखा है और काफी लोग बोलते हैं कि अरे ये 850 करोड़ का लॉस है, इसका मतलब क्या है। असल में उसमें देखा जाएगा तो उसमें से आधे से ज्यादा खर्चा जो है वो नॉन रिकरिंग कॉस्ट है, मतलब कि वो दोबारा नहीं आने वाला, और ज्यादा करके वो नॉन कैश कॉस्ट है। जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक जाती है तो कुछ खर्चे तब जोड़े जाते हैं जो कंप्लीटली नॉन डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं आगे चल के। उसमें 500 करोड़ तो वैसे खर्चे हैं, वो दोबारा कभी नहीं आने वाले, वो एक ही बार होते हैं। और वो उसमें भी ज्यादा करके खर्चे सब नॉन कैश थे, मतलब असल में वो अकाउंटिंग एंट्री थी, असल में खर्चा नहीं था। और बाकी जो है उसमें आधा खर्चा डिप्रिसिएशन है जो भी नॉन कॉस्ट है, नॉन कैश है, वो कैश फ्लो से निकलता नहीं है लेकिन वो अकाउंटिंग एंट्री है। और आधा खर्चा ईसॉप कॉस्ट है, और ईसॉप कॉस्ट भी हमने जितने भी हमारे को ईसॉप चाहिए अगले 7 साल में कंपनी को इंसेंटिवाइज करने के लिए और मैनेजमेंट के इंसेंटिव्स और शेयर होल्डर्स के इंसेंटिव्स अलाइन करने के लिए, वो हमने सारे अकाउंटिंग करके आरएसपी में डाल दिए। आगे कोई डाइल्यूशन नहीं होगा अगले 7 साल में। ओके। और ये खाली एक बैलेंस शीट आइटम है, पीएनएल में तो खाली एक ये अकाउंटिंग एंट्री आती है, तो असल में ये भी कैश कॉस्ट नहीं है। असल में अगर आप हमारे को जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है, हमारे पास जो पैसे हैं बैलेंस शीट में से हमें इंटरेस्ट उसको जोड़ देंगे तो असल में हम कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब हम प्रॉफिट, आपने बहुत अहम क्वेश्चन पूछा कि रेवेन्यू काफी नहीं है, प्रॉफिट भी साथ साथ में लाना है, और हमारा वही फोकस रहेगा कि हमें रेवेन्यू ग्रो करना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। शेयर होल्डर्स ने जो पैसा दिया है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हुए हमें ग्रोथ करना। ठीक बात है। वैसे एक चीज़ बताऊं सर, मुझे एक सिंपल सा जवाब दीजिए, क्योंकि संदीप जी क्या है, देखिए जो एडजस्टमेंट आपने बताए वो हर कंपनी के लिए, खाली आपकी कंपनी के लिए नहीं, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आ रही तो उनके लिए भी सेम एडजस्टमेंट है। तो बिना किसी एडजस्टमेंट के क्या मैं उम्मीद करूं कि फाइनेंशियल ईयर 23 कंपनी प्रॉफिटेबल होगी? देखिए, मैं फॉरवर्ड लुकिंग अब स्टेटमेंट तो सर लिस्ट हो गए, अब देने में कोई इशू नहीं नहीं, है। लिस्टिंग के पहले आप नहीं बोल सकते, लिस्टिंग के बाद तो बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी तो जी सबसे पहले आप हमारे रिजल्ट्स देखिए। जी हम अगले हफ्ते हमारे रिजल्ट्स, जी फुल ईयर के रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे। जी आप देखिए कि हमारी ट्रेजेक्टरी क्या है। जरूर अभी तक हमारी ट्रेजेक्टरी रही है कि हर साल हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करी। जी। पिछले 4 साल से हमने लगातार ग्रोथ भी किया है और साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करी है। तो वो एक कल्चर है हमारी कंपनी का, हम उसी को फॉलो करते आए हैं, उसी को फॉलो करते रहेंगे आगे चल के। अच्छा संजीव जी, एक और सवाल, जो आजकल है ना नए नए आईपीओ में और स्पेशली नए ज़माने की जो कंपनियां जहां पर प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर्स खुद कुछ अच्छे दोस्त लोग मिलकर एक लाइक माइंडेड यंग पीपल वो अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं, बड़ा बनाते हैं, वहाँ पर प्रोमोटर कैटेगरी में कोई नहीं होता भाई, जैसे आपकी कंपनी में भी जीरो है। तो कई बार लोगों को ये लगता है, आजकल नए इन्वेस्टर बड़े सवाल पूछने लगे, अरे इस कंपनी का कोई प्रमोटर ही नहीं है, कल को किसी से सवाल जवाब करना तो क्या होगा। हाल ही में कुछ स्टार्टअप्स में आपने देखा भी कि जो कंपनी चला रहे हैं कोई निकल गए, किसी को निकाल दिया, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें चलती। तो जो लोगों को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस की कमी है, वो बताएं कि अगर कोई कंपनी में प्रमोटर नहीं है तब भी मैनेजमेंट पे कितना मजबूती से भरोसा कर सकते हैं? देखिए, हमारी कंपनी में आप प्रोफेशनल रन कंपनी है, कोई प्रमोटर नहीं है, लेकिन कोई क्लासिफाइड प्रमोटर नहीं है, लेकिन जी हमारे फाउंडर्स हैं, अभी भी कंपनी में काम करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट हम करीब करीब ऑन एवरेज 8-9 साल से साथ में काम कर रहे हैं। 11 साल की कंपनी है और जो सीनियर मैनेजमेंट है लोग करीब करीब एवरेज 8-9 साल से काम कर रहे हैं। सोचिए कि कितनी इंटीग्रेटेड टीम है। और हमारा लगभग मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन करीब 18% के आसपास हमारी अभी भी 18 से 19% हमारी अभी भी होल्डिंग है कंपनी में, मैनेजमेंट और फाउंडर्स मिलाकर, ये ईसॉप वगैरह सब लेकर। तो इसीलिए ये ईसॉप की जो बात है वो बहुत अहम हो जाती है। और भी क्योंकि हमारे जिस प्रमोटर कंपनीज में शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, हमारी कंपनीज में क्या होता है कि मैनेजमेंट की इंसेंटिव्स बहुत क्लोजली टाइड होती है शेयर होल्डर्स के इंसेंटिव के साथ। क्योंकि हमारे जो ईसॉप्स है, हमारे आधे आगे चल के ईसॉप्स जो आएंगे वो भी तभी मैनेजमेंट को मिल सकते हैं जब मिनिमम शेयर प्राइस अचीव हो। उस इस तरह से हमने स्कीम बना रखा है। तो मैनेजमेंट का फ्यूचर जो है और उनकी फ्यूचर इनकम जो है वो शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स के साथ काफी टाइटली टाइड हो जाती है ईसॉप्स के साथ, इसलिए ये बहुत अहम है। कुछ कंपनीज होती है जो 51% 60% प्रमोटर ओन्ड होती है, वो अलग किस्म की कंपनी होती है। लेकिन आप देखिए इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रोफेशनली रन कंपनीज,
बहुत सारी कंपनीज है जिसमें कोई प्रमोटर नहीं। अब बड़े बड़े बैंक्स देखिए, वहां कोई प्रमोटर नहीं है, मैनेजमेंट रन कंपनी। बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज देखिए, वहां कोई प्रमोटर नहीं है, मैनेजमेंट रन कंपनी। तो मैनेजमेंट रन कंपनी दुनिया भर में होती है, और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो पिछले 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेके आ रहा है, और टाइड अप है इंसेंटिव से कंपनी के साथ, वो ग्रो करना चाहता है कंपनी। हम साथ में हैं, हम साथ में रहेंगे। परफेक्ट सर। और उम्मीद करते हैं कि कैपिटल मार्केट में जो आपने शुरुआत की है ये पारी आपकी लंबी और दमदार चले, और आपके इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं, इसकी ग्रोथ को लेकर, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स आपकी कंपनी में निवेश करके मिले, ये हमारी शुभकामनाएं। संदीप जी, धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए।